बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जांच उन्होंने हुई थी 17 स्केल की, इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमने सेशन का आगाज़ किया था। तो ये तकरीबन 2 हफ्ते से मैंने ये लेक्चर अपलोड नहीं किया था। मेरे कुछ अपने इश्यूज थे, कुछ मोबाइल का भी मसला बना हुआ था। तो आज इसको हम दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं जी। लेक्चर नंबर 33 आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 32 हमारा हो गया था, 33 से आज हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने एजुकेशन साइकोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ था, तो इसके नोट्स तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए थे, वो मैं साथ साथ शेयर करता रहा हूँ। तकरीबन 42 लेक्चर्स के मैंने नोट्स आपको शेयर कर दिए थे। उनके वीडियो लेक्चर्स नहीं हो सके थे, तो ये मैं वीडियो लेक्चर्स भी आपको रिकॉर्ड करके सेंड करने लगा हूँ। लेक्चर नंबर 33 में हमने मोटिवेशन हमने पढ़ रहे थे जी। एजुकेशन साइकोलॉजी का ये हमारा सब टॉपिक था मोटिवेशन। उसके बाद एक हमारा टॉपिक रह जाएगा लर्निंग वाला, तो वो भी मैंने कंपाइल करके आपको सेंड कर दिया हुआ है 42 लेक्चर्स तक इसी फाइल में। तो वो लर्निंग वाला कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम मोटिवेशन को हमने कंप्लीट करना है। तो मोटिवेशन की हम थेरीज पढ़ रहे थे, तो मोटिवेशन की थेरीज के वाले से हमने मैस्लोज की थेरी, ये मैस्लोज थ्योरी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज मैस्लोज थ्योरी क्या कहती है जी। तो ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे एफपीएससी एसएसटी के पेपर के वाले से। तो जो मेल का पेपर है एसएसटी का, वो तो उसका शेड्यूल आ चुका है, आपको पता है फेज 3 में वो, ठीक है जी, वो फेज 3 में है, उसका शेड्यूल आ चुका है और आपको टेस्ट डेट भी आ चुकी है। लेकिन जो फीमेल का पेपर है वो शेड्यूल नहीं हुआ है। फीमेल का पेपर फेज 4 में जाएगा। ये दिसंबर के लास्ट या जनवरी के स्टार्ट में हो जाएगा, जनवरी के मिड या स्टार्ट। मीन के आप यूं समझे कि ये 20 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के दरमियान आपका पेपर ये हो जाएगा एफपीएससी एसएसटी फीमेल का, ठीक है जी। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलते हैं जी, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैस्लोज की थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स जो ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैस्लोज की जो ये पूछेगा हायरार्किकल नीड्स की थ्योरी किसने पेश की थी, मैस्लो ने की थी। मैस्लो, ठीक है जी। अब अब्राहम मैस्लो प्रपोज अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ नीड ग्रेटिफिकेशन एंड ग्रोथ मोटिवेशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल नीड्स, इंटरमीडिएट नीड्स एंड व्हाट आर कॉल्ड मेटा नीड्स व्हिच इज अ पर्सन इज टू अटेंड टू ओनली व्हेन हिज लोअर नीड्स आर बी सेटिस्फाइड। अब ये मेटा नीड्स क्या कहता है जी, आपकी हायर लेवल्स की नीड्स हैं। अब मैस्लो थ्योरी का मेन टॉपिक क्या था, मेन थीम इसका ये था कि जनाब जो कोई भी बंदा है, अब उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप मोटिवेट कर रहे हैं बच्चे को। फॉर एग्जांपल हम बच्चे की मिसाल ले लेते हैं, बच्चे को हम पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी भी काम करने का जज्बा पैदा करना किसी के अंदर, ठीक है जी। किसी को उसमें शौक को बढ़ाना, उसका शौक पैदा करना किसी के अंदर, ठीक है। अब किसी बंदे को अगर आप किसी भी टास्क के लिए, किसी भी काम के लिए उसको मोटिवेट कर रहे हैं ना, तो मोटिवेशन के लिए आपको सबसे पहले उसकी कुछ जरूरियात जो है ना वो पूरी करना होगी, उसकी कुछ जरूरियात पूरी करना होगी। अब मैस्लो ने क्या कहा था कि ये जरूरियात है ना, जो नीड्स हैं, ये हायरार्किकल नीड्स हैं। हायरार्किकल का मतलब होता है कि एक तरतीब के साथ चलती हैं, एक तरतीब के साथ चलती हैं। मीन्स के कुछ नीड्स ऐसी हैं जो बेसिक नीड्स हैं जिनकी ज्यादा जरूरत होती है, फिर इंटरमीडिएट नीड्स हैं जिनकी उससे कम जरूरत होती है। या इसको ये समझ लें कि इनकी तरतीब इस तरीके से है कि कुछ जरूरियात ऐसी हैं जिनको सबसे पहले पूरा करना जरूरी है, कुछ जरूरियात ऐसी हैं जिनको बेसिक नीड्स कहते हैं। जब तक आप बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते तब तक आप मेटा नीड्स बच्चे की जो है ना उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। वो उसको अपनी हायर नीड्स की जरूरत ही नहीं होती समझता वो। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसको आप कह रहे हैं कि आप पढ़ेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप जनाब बड़े ऑफिसर बन जाओगे, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, लेकिन उस बच्चे के पेट में भूख है, उसके बच्चे के पेट में भूख है। तो जिस बच्चे के पेट में भूख है उसके लिए क्या मानी रखती है उसकी जो ना कामयाबी, उसके मार्क्स अच्छे, उसके ग्रेड्स, उसकी पोजीशन, उसको कोई मानी नहीं रखती। किसी ने कहा था कि भूखे से, किसी ने पूछा था ना, भूखे को 2 + 2 उसने कहा था 4 रोटियां, ठीक है जी। भूखा जो बच्चा था, भूखे को चांद भी रोटी नजर आता है, वो कहता है कभी ये रोटी नीचे आए इसको मैं खा लूं, ठीक है। तो जब तक आप उसकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते तब तक उसको हायर नीड्स जो है ना, हायर नीड्स की उसके पास कोई वैल्यू नहीं होती। एक बच्चा जो है ना, उसको आप कहें ना उसकी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, तो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट वो कहते हैं जी। ये जो गुर्बत होती है ना, गुर्बत है, गुर्बत तहजीब के आदाब भुला देती है, ठीक है। जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं ना होंगी तब तक वो पढ़ेगा नहीं,
तब तक वो किसी किस्म की मोटिवेशन उसको आप नहीं कर सकते। तो यही एक हायरार्की दी थी मैस्लो ने। उसने कहा था जी सबसे पहले आपके पास है ना जी, ये आपके पास है जी, ये है जी साइकोलॉजिकल नीड्स, आपके पास है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड सबसे लोअर नीड्स हैं, सबसे बेसिक नीड्स हैं बच्चे की। वो क्या है जी, किसी भी इंसान की समझ लें कि कोई भी टास्क आपने किसी इंसान को देना है, किसी बच्चे को देना है, उसके लिए उसकी जो लोअर नीड जो ना उसके पास है जी, सबसे पहले फूड, उसकी खुराक, उसका पानी, उसकी ऑक्सीजन, उसकी स्लीप, उसका सेक्स, ठीक है जी। ये सारी की सारी जो ना सेंसरी सेटिस्फेक्शन, ये सारी उसकी बेसिक नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है जी। अगर कोई बच्चे के पेट में भूख है, पानी की कमी है, ऑक्सीजन उसको नहीं है, उसको अच्छी स्लीप नहीं मिल रही, वो सो नहीं पा रहा, अच्छी नींद नहीं पूरी कर रहा, तब तक आप उसे हायर ऑर्डर कोई भी काम के लिए उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो ये उसकी सबसे लोअर ले। तो क्वेश्चन यहां से वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा कि जनाब ये जो आपके पास है जब वाटर, ऑक्सीजन और स्लीप एंड सेक्स, ये बताएं जी, ये जो है ना ये उसकी लोअर नीड्स हैं कि हायर नीड्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी सबसे लोअर बेसिक नीड्स हैं, ठीक है जी। देयर आर वाइटल फॉर सर्वाइवल एंड हैंड शुड बी फुलफिल्ड बिफोर द नेक्स्ट हायर ऑर्डर मोटिव्स बिकम प्रोमिनेंट। परहैप्स द मेन रीजन व्हाई डिसएडवांटेजेस पुअर चिल्ड्रन रिफ्यूज to be motivated in the classroom to learn is that basic vertical needs remain unsatisfied। क्या मतलब है जी कि ये जो आपके पास बेसिक नीड्स हैं, इन्हीं की वजह से जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो क्लासरूम में जो ना हायर ऑर्डर पढ़ने के लिए वो अपनी पढ़ाई से रिफ्यूज कर देते हैं। वो कहता है जी हमें नहीं पढ़ना, हमें क्या करना चाहिए। अब वो बच्चा 8-10 साल का होता है, तब उस्ताद उसको कहता है, टीचर कहता है आप स्कूल में हो, तो वो कहता है जी नहीं मैं किस फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, मुझे अपने घर की 3 वक्त का खाना मुझे पूरा करना है, ठीक है जी। उसके बाद है जी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब ये जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर लेंगे तो फिर उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आ जाएंगी, ठीक है जी। अब यहां से आपने क्या करना है, एक तो आपने ये हायरार्की आपने याद करनी है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स लोअर नीड्स हैं कि सेफ्टी नीड्स आपके पास लोअर नीड्स हैं। या वो पूछेगा कि बताएं जी सेफ्टी नीड्स पहले पूरी करनी चाहिए कि फिजियोलॉजिकल नीड्स पहले पूरी करनी चाहिए, एफिलिएशन नीड्स पहले पूरी करनी चाहिए कि एस्टीम नीड्स पहले पूरी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसकी हायरार्की थी मैस्लोज के हवाले से, ठीक है जी। अब आपके पास जो है ना जी, ये आपके पास जो है ये फिजियोलॉजिकल नीड्स की समझ आएगी। अब है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जैसे उसकी आप फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करेंगे, फिर उसको क्या जी, उसको शेल्टर भी चाहिए, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स भी चाहिए, ठीक है जी। जैसे उसके रोटी पानी स्लीप वगैरह उसका मुकम्मल होता है, उसका इंतजाम होता है, उसके फौरी बाद जो उसके माइंड में क्वेश्चन आता है वो उसके क्या था जी, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसकी सेहत की सेफ्टी, उसको अच्छा फिर उसका दिल करेगा कि मैं जो ना जो मौसम के मुताबिक मेरे पास कपड़े होने चाहिए, मौसम के मुताबिक मेरे पास जूता होना चाहिए, मेरी सेहत की हिफाजत होनी चाहिए, मेरी जान की हिफाजत होनी चाहिए, और जो ना जो किसी भी किस्म की मौसमी हालात या किसी भी जनाब जानवरों से या किसी दरिंदों से किसी भी मामला से मेरी जिंदगी महफूज होनी चाहिए, ठीक है जी। दे इंक्लूड शेल्टर, क्लॉथिंग एंड पर्सनल सेफ्टी, सिक्योरिटी फॉर ऑफ द फ्यूचर, रूटीन, रेगुलरिटी एटसेट्रा। चिल्ड्रन डू नीड डिसिप्लिन विद देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू परसीव एन ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है जी। उनकी जनाब ये उसका फ्यूचर उसका महफूज होना चाहिए, उसकी रूटीन को कोई डिस्टर्ब ना करे, ये उसकी क्या जी सेकंड नीड आ जाती है। फिर थर्ड एफिलिएशन नीड्स हैं। एफिलिएशन नीड्स क्या जी, जैसे उसकी सिक्योरिटी एंड और सेफ्टी की नीड्स आ जाएंगे, फिर उसको एफिलिएशन की नीड्स को उसको जनाब महसूस होगी कि मेरे साथ किसी की दोस्ती भी होनी चाहिए, मेरे साथ कोई भी एफिलिएशन होनी चाहिए, किसी के साथ मैं एफिलिएटेड हूं, कोई मेरे पास बैठे, कोई मुझे बुलाए, ठीक है जी। वो फिर दोस्ती की भी नीड करता है। उसके बाद एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड होती है इज्जत। एस्टीम कहते हैं ना इज्जत सेल्फ एस्टीम। वो कहता है फिर अब जैसे वो दोस्ती में जाएगा तो फिर क्या उसका दिल करेगा कि मेरी जो ना कोई इज्जत भी करें, लोग मेरी इज्जत भी करें, ठीक है जी। इसके बाद ये आज जी अकॉर्डिंग टू मैस्लो satisfaction of self esteem needs a generate feeling of worth, confidence and adequacy. Lack of satisfaction of this need can result in discouragement, feeling of inferiority and inadequacy.
क्या जी, क्या जब अगर किसी बच्चे के कोई सेल्फ एस्टीम नीड उसकी पूरी हो जाएंगी तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, उसमें encouragement भी आ जाएगी, वो एनकरेज भी होगा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। ठीक है जी, अगर उसकी सेल्फ एस्टीम नहीं होगी तो फिर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। फिर अचीवमेंट नीड्स हैं, फिर जैसे ये ऊपर इसकी पूरी हो जाएंगे फिर उसका दिल करेगा कि मैं कुछ अचीव भी करूं, मैं कुछ बनूं भी, मैं कुछ दिखाऊं भी लोगों को कि ये मेरे पास ओहदा है, ये मेरे पास जनाब ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो वो अपनी अचीवमेंट्स की फिर नीड करेगा। फिर एस्थेटिक नीड्स आएंगी, फिर क्या जी, एस्थेटिक नीड्स आएंगे बीन के, फिर वो करेगा कि मेरी कोई तारीफ भी करे, फिर भी कोई मेरी तारीफ भी क्यों करे, कोई जो अगर मैंने कुछ अचीव किया है तो फिर मेरी को बंदा तारीफ करे। ठीक है जी, जब बच्चे के पेट में भूख होगी फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई इसकी तारीफ करता है कि नहीं करता, वो कहता है सिर्फ मुझे खाना चाहिए। ठीक है जी, जैसे उसको खाना मिलता है फिर वो कहता है जी मुझे सिक्योरिटी चाहिए, कोई तारीफ करे ना करे मुझे सिक्योरिटी चाहिए। जैसे उसकी सिक्योरिटी पूरी होती है फिर वो कहता है जी मुझे मेरे साथ किसी की दोस्ती भी होनी चाहिए, मेरे क्लास फेलोज मेरे साथ बैठना पसंद करें। जैसे वो उसको बैठना पसंद करेंगे फिर वो कहेगा जब मैं बच्चों में बैठता हूं तो फिर मेरी इज्जत भी लोग करें। जब उसकी इज्जत होना शुरू हो जाएगी फिर वो कहेगा जनाब अगर मेरी अब इज्जत शुरू हो गई है ना तो फिर अब मैं कुछ करना भी चाहता हूं, मुझे कोई अचीव भी करना चाहिए। अब अचीवमेंट जब उसकी मुकम्मल हो जाएगी फिर वो कहेगा जब मैंने कुछ अचीव किया तो फिर लोग मेरी तारीफ भी करें, फिर लोग मेरी तारीफ भी करें। ठीक है जी, जब उसकी तारीफ लाएगा फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे सब एंड पे फिर ये पूछेगा कि आपके हायर लेवल जो नीड्स हैं जो मैस्लोज के मुताबिक वो है जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस टू फुलफिल वन द इंडिविजुअल्स नेचर इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, जो उसके अंदर जो उसका दिल है अपना जमीर वो मुतमिन करने की नीड होती है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है जी कि जी मैंने क्या जी ये मेरा जो टैलेंट है उसके मुताबिक मैंने क्या किया है, मैंने अचीव कर लिया है। ठीक है जी, तो ये आपके पास है जी, ये है जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये उसका हायरार्की का मॉडल था नीड्स के वाले से। अब इसको हम किस तरह से एजुकेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन में कैसी इंप्लीमेंटेशन इसकी हो सकती है जी। द आइडिया दैट द नीड्स ऑफ पीपल्स आर टू बी सेटिस्फाइड टू एनेबल देम टू फंक्शन एट हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन हैज टू बी बोर्न इन द माइंड व्हेन डीलिंग विद इकोनॉमिकली एंड कल्चरली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। क्या जी, जब बच्चे के पास जब आपने एजुकेशनल में इसको इंप्लीमेंट करना है नीड्स को, तो आपको आपके एजुकेशन सिस्टम में भी इन नीड्स की हायरार्की को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जब आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं क्लासरूम में बिठा के, तो सबसे पहले टीचर को यह सोचना पड़ेगा कि इसकी इकोनॉमिकली कंडीशन किस तरह की है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की है, क्या इसके पास किताब है, क्या ये खाना इसे सही खा रहा है, कि क्या इसकी जो डाइट की नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, क्या इसके पास कपड़े हैं, क्या इसके पास सिक्योरिटी है। ठीक है, क्या इसकी एफिलिएशंस हैं। जब उसकी जो हायरार्की के साथ बेसिक से हायर की तरफ उसकी नीड्स पूरी होंगी तो फिर जाके बच्चे को वो कहेगा कि जनाब अब आपको ये अचीव करना चाहिए, ये आपको पढ़ना चाहिए, या ये आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए, आपको जो है ना ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या PSC या CSS वगैरह की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये इसकी आपने हायरार्की को मद्देनजर रखते हुए ही एजुकेशन में इसको क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। तो ये आपके पास उसकी एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन होगी जी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर, अब वो बंदा जो सेल्फ एक्चुअलाइजर है, जो अपने आप की जो अपने जमीर के मुताबिक मुतमिन होता है, अपने आप खुद की जनाब जो ना सेल्फ मोटिवेटेड बंदा जो होता है, जो आखिरी लेवल होता है उसकी नीड्स का, वो क्या होता है जी, वो कहता है जी मैस्लो इन हिज बुक्स टुवर्ड्स द फिलॉसफी साइकोलॉजी ऑफ बीइंग। ये क्वेश्चन आपने याद करना है कि जो ना टुवर्ड्स अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग ये किसने लिखी थी, ये मैस्लो ने लिखी थी। ठीक है जी, मैस्लो की किताब का नाम ये पूछता है, ये मैंने देखा एक दो क्वेश्चन में। ठीक है जी, एक दो पेपरों में ये क्वेश्चन लिखा हुआ आया हुआ है। ठीक है जी, अब आपके पास क्या था जी, he has a sense of detachment, he accept himself and others, he is demonization and in outlook, his behavior is problem centered, he shows a high degree of superiority। क्या मतलब है, कहता है जी ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजर बंदा होता है ना, जो जिसकी पिछली सारी नीड्स पूरी हो चुकी होती हैं, अब वो अपने जमीर को मुतमिन करने के लिए काम कर रहा है, उसमें ये क्वालिटीज होती हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है और दूसरों को भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी, उसका जो बिहेवियर होता है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, मीन के जो उसको प्रॉब्लम होती है, जो भी प्रॉब्लम वो नजर आ रही होती है, उस प्रॉब्लम को क्या कर रहा होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड उसका बिहेवियर होता है। उसका बिहेवियर ये नहीं होता कि जनाब वो प्रॉब्लम की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका गिला करता फिरे, ऐसा नहीं करेगा।
और जो उसका टारगेट होता है ना, उस टारगेट के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स होंगी ना, जो रुकावटें होंगी, उन रुकावटों को, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का उसका बिहेवियर होगा। उनको भी सोच रहा होगा कि अब इसको मैंने कैसे अचीव करना है। ऐसा वो रो नहीं रहा होगा कि जनाब अब तो ये तो पीपीएससी का मुश्किल ही पड़ा, मैं क्या करूं, इसमें तो इंग्लिश भी आ गई, मुझे तो आएगी नहीं। वो नहीं करेगा, वो कहेगा इंग्लिश आ गई है तो अब इसको मैंने जो है ना, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी, समझ आ गया जी। ही इज आइडेंटिफाइज विद मैनकाइंड, ही डेवलप्स अ डीप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर, ही डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, ही अप्रिशिएट बेसिक गुड्स ऑफ लाइफ विद कंटिन्यूड फ्रेशनेस एंड प्लेजर। ये सारी उसकी क्या लिखी हुई है जी, ये उसकी खूबियां लिखी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन इतना नहीं है, ठीक है जी। अब आपके पास है जी ये अब मैस्लो की थ्योरी यहां तक की है, मैस्लो की थ्योरी जो है वो यहीं तक की है। अब नेक्स्ट आपने एक और अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी आपने पढ़नी थी, ठीक है जी। अब इसका जो नाम अजीब सा है, ये जो एजुकेशनिस्ट था, इसको ना मैक्लेलैंड्स भी पढ़ते हैं, मैक्लेलैंड्स, ठीक है जी। मैं तो यही पढ़ता हूं, आपने एमसी क्लेलैंड्स भी पढ़ना हो, जो मुख्तलिफ इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती हैं, तो आपको नाम याद करने के लिए, ठीक है। मैक्लेलैंड्स जो ना ये इसने पेश की थी, वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो अचीवमेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने पेश की थी, मैक्लेलैंड्स ने पेश की थी, ठीक है जी। ये उसने 1951 में पेश की थी, ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या कहा था, उसने कहा था जनाब ये जो आपके पास ये जो है ना जी, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे से बात की थी कि किसी भी मुल्क की, किसी भी नेशन की जो इकोनॉमिक्स होती है ना, जो उसकी मुआशी जो हालत होती है, उसके अंदर जो उसकी अमीरी या गरीबी जो भी है वो सारी के सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से नहीं होती। अगर कोई मुल्क गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसे कम है तो फिर वो गरीब है, या एक मुल्क अमीर है तो उसकी वजह से नहीं है कि उसके पास पैसे ज्यादा है वो अमीर है। वो कहता है जी जो मुल्क की जो अचीवमेंट जो ना, जो उसकी जो है, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो जनाब ना सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करती है, बल्कि वो जो है ना इंडिविजुअल अचीवमेंट मोटिवेशन पे भी डिपेंड करती है। उस कौम के जो लोग हैं, जो उस नेशन के जो बाशिंदे हैं, वो अपने जो टारगेट है, जो टास्क है, उसको जनाब अचीव करने के लिए कितने संजीदा है, ठीक है जी। हर इंडिविजुअली उस कौम की सोच किस तरह की है कि वो साइकोलॉजिकली जो ना वो किस तरह से सोचते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वो कौम अमीर है क्या गरीब है। उसने क्या कहा था जी, he crucially problem of economic disparity among the nations of the world and on psychological causes underlying this problem were attacked by McClelland. He rejects the conventional explanation that economic growth can be explained in terms of economic variables. उसने कहा था इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिक वेरिएबल से ही उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू हिज व्यू achieving society, he advanced his new concept of economic growth of the nation. He urged in his book, अब इसकी बुक भी आपने याद करनी है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, अचीविंग सोसाइटी। अब अचीविंग सोसाइटी जो बुक है ये किसने लिखी थी, मैक्लेलैंड ने लिखी थी, ठीक है जी। अब मैस्लो की बुक भी आपने क्लियर कर ली और मैक्लेलैंड की बुक भी आपने क्लियर करी। इन दोनों बुक्स में से कभी कभार पूछ रहता है कि ये बुक किसने लिखी थी, ठीक है जी, मैक्लेलैंड की जाए। He advances a new concept जो ना in his book that rise of capitalism cannot be explained and understood on the basis of economic factors alone. कहता है सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स जो ना अकेले पे आप इकोनॉमिक की किसी भी मुल्क को आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि he believes that change in fundamental beliefs and attitudes of men gave impute to economic growth in the certain countries. कहता है जी जो इंडिविजुअल लोग हैं, हर बंदा है, उसका जो बिलीफ है, जो उनका जो एटीट्यूड है, ठीक है जी, अपनी अचीवमेंट के हवाले से वो जनाब किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको असरअंदाज हो सकते हैं। According to him, human beings differ from one another in strength of achievement motives. It is this difference in strength of motivation to achieve that is important in understanding that difference in the economic growth of a nation. Achievement motive is a type of social motivation and appears to be a widely generalized level of aspiration aiming at excellence in all undertaken activity. It involves an exalted self-esteem and self-concept. McClelland denoted achievement motivation by symbolic expression NACH. अब ये जो NACH है ना, ये जो ना नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है जी, नीड फॉर अचीवमेंट, जो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि N.ACH का क्या मतलब है, तो N फॉर नीड,
ACH अचीवमेंट को शार्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है जी। वो कहता है जी किसी भी इंसान को नीड फॉर अचीवमेंट से वो जनाब वो ये फैसला करती है कि मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी। किसी भी उस वहां के लोगों की जो अचीवमेंट है, जो अब हासिल करने की नीड उनको कितनी है, ठीक है जी। अचीवमेंट की नीड्स ऊपर हमने पढ़ी है, 6 नंबर पे ये मैस्लो की नीड्स में आई थी, ठीक है, कि वो अपनी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कितनी वो मेहनत करते हैं, ठीक है जी। कंसेप्ट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, द सेंस ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन इज दैट इट इज नॉट जस्ट डिजायर टू अचीव ओनली बट इंप्लाइज स्ट्राइविंग टू अचीव अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंट इन हिज एक्शंस। क्या मतलब है? कहता है जो अचीवमेंट है ना, अचीवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी डिजायर क्या है, बल्कि अचीवमेंट का मतलब यह है ये जो आपके पास NCH है, NACH नीड फॉर अचीवमेंट, उसमें वो आपके एक्शंस भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि जो आप अपनी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कितना आप उसके लिए मेहनत करते हैं, कितनी आप उसके लिए कोशिश करते हैं, ठीक है जी। इट इज एन इंटेंस डिजायर टू परफॉर्म विद एक्सीलेंस फॉर इट्स ओन सेक। हाई अचीवमेंट मोटिव शुड बी कपल्ड विद सक्सेस ओरिएंटेड मेंटालिटी इफ अकम्प्लिश्ड आर टू बी रियल। कहते हैं जी अगर आपने अपनी डिजायर को हकीकत का रूप देना है तो आपको जो आपने जो है ना अचीवमेंट जो ना मोटिवेशन आपके जो ना आपके जो मेंटालिटी जो है ना वो सक्सेस ओरिएंटेड होनी चाहिए। आप कामयाबी वाला आपका ज़हन होना चाहिए कि मैंने कामयाबी हासिल करनी ही करनी है, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास है ना जी, ये जो है ये उसने कुछ करैक्टरिस्टिक बताई थी कि जो ना जो लोग हैं जो नीड फॉर अचीवमेंट के लिए जो जिनकी हाई नीड होती है, हाई जो ना जो जिनकी जो अचीवमेंट नीड्स हाई होती हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनकी कुछ खसूसियात कुछ लिखी थी, ठीक है जी। ये आप पढ़ लीजिएगा। कहता है जी डू वेल इन कॉम्पिटिटिव टास्क, जब उनको कोई कंपटीशन दिया जाता है तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। जनरली प्रेफर स्किल्स एक्सरसाइज टू गेम ऑफ चांस। कहता है जी वो मेहनत करते हैं, मेहनत पे यकीन रखते हैं, वो तुक्का लगाने पे या चांस पे नहीं रहते, ठीक है जी। वो ऐसे नहीं करते कि चांस लग गया। दे आर फास्ट एंड हार्ड लर्नर, वो जल्दी सीख जाते हैं और सख्त मेहनत करते हैं। दे वांट टू लिव अप एट हाई ऑफ सेल्फ इंपोज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, अपने आप के ऊपर वो खुद इंपोज करते हैं, पाबंदी लगाते हैं कि ये मैंने आज करके ही सोना है। ये ऐसा नहीं होता कि वो किसी को टीचर नहीं कहता उनको कि आज आपने 10 पेज करके सोना है। वो कहते हैं जी वो अपने आप के ऊपर खुद पाबंदियां लगा लेते हैं कि मैंने 10 पेज ये करके ही सोना है आज, ठीक है जी। ये मैंने 10 तारीख तक ये वाला चैप्टर मुकम्मल करना ही करना है, अपने आप के ऊपर खुद पाबंदियां लगा लेता है। ये सारी उसकी जनाब कैरेक्टरिस्टिक थी। अब ये जो ना अटिंगसन जो मॉडल था ना, अटिंगसन मॉडल, ये इसने क्या पेश किया था? अटिंगसन मॉडल ने भी जनाब ये अचीवमेंट की ही एक फार्मूला दिया था। उसने कहा था जी दो तरह की इसमें जो आपके पास जो ना ये फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या जी आप सक्सेस के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो सक्सेस के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेलियर से बचने की कोशिश बस कर रहे होते हैं कि मैं वहां से फेल ना हो जाऊं, इधर से मैं फेल ना हो जाऊं, इधर से ये मुझे मेरा नुकसान ना हो जाए, ये मेरा नुकसान ना हो जाए। तो उसने कहा था जो आपकी सक्सेस है ना जी, जो आपकी नीड फॉर अचीवमेंट है, वो डिपेंड करती है कि आप सक्सेस के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप फेलियर से कितना डरते हैं। सक्सेस के लिए मेहनत में से ये फेलियर वाली जो आप मेहनत जाया कर रहे हैं उसको से माइनस करते हैं तो वो आपकी बचती है सक्सेस। मीन्स के आपने क्या किया, आपने मेहनत शुरू कर दी जनाब पीपीएससी को अचीव करने के लिए, पीपीएससी को पास करने के लिए आपने मेहनत कर दी, सक्सेस आपने ये आपका टारगेट आई आपने जाना है। लेकिन साथ ही फिर आप क्या करते हैं, साथ ही आपके माइंड में आ जाता है अगर पीपीएससी ना हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास जॉब है ये ना मेरी खराब हो जाए, या ये अगर पीपीएससी ना हुआ तो मेरा क्या बनेगा जनाब, ये जो 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 मैं इसके साथ साथ कुछ साइड बिजनेस भी साथ में शुरू कर लूं, ठीक है। मीन्स के आपका जो अपना जो गोल है, जो आपका जो अचीवमेंट में आपने एक गोल सेट किया हुआ है, उससे आप ये डिट्रैक हो रही हैं, चीजें साथ साथ कर रहे हैं कि अगर उसमें मैं फेल हो गया तो फिर तो मैं क्या करूंगा। तो आप डबल चांस अपने पास रखते हैं, 2 कश्तियों में सवार हो जाते हैं। तो वो कहता है ये जो आप साइड बिजनेस साथ साथ कर रहे होते हैं ना, उसको अपना जो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें उस मेहनत में से माइनस करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं ना सक्सेस के लिए, तो 2 घंटे आप लगा रहे हैं कि जनाब ये जो है ना, ये अगर ये समय से मैं फेल हो गया तो फिर ये सेकंड चांस मेरे पास क्या होगा। तो आप समझिए ये 5 में से 2 घंटे आप माइनस कर देते, आपकी जो मेहनत है 3 घंटे की मेहनत है,
ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो कहता है जी ये फार्मूला है जो ना, ये आपके पास है, टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट विद होप फॉर सक्सेस, टी फॉर टेंडेंसी, एस फॉर सक्सेस, और टी ए एफ क्या जी, टी फॉर टेंडेंसी, ए एफ फॉर अवॉइड फ्रॉम फेलियर। ठीक है जी। तो ये जो आप जब जब वो कहता है जी, अगर कोई बंदा किसी मेहनत कर रहा होता है और अवॉइड फ्रॉम फेलियर जीरो होता है उसका, वो कहता है जी मैंने पास ही पास होना है, मैं वो कश्तियां जला देता है, इसके अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो फिर वो जनाब 100% नीड अचीवमेंट पे वो काम कर रहा होता है, अदरवाइज वो पे क्या होता है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, ये आपके पास था जी। उसके बाद मजीरिंग अचीवमेंट का एक उसने जनाब, ये जो आपके पास मैकलेलैंड था, उसने जनाब ये एक पिक्चर थी TAT, इसकी जो ना एब्रीवेशन पूछता है वो जैसे थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थमेटिक एप्रिसेप्शन, थमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट उसने लिया था। उसने क्या किया था जनाब, एक पिक्चर दी थी, पिक्चर वगैरह देखे ना, उसमें से आप ये उसने 5-6 ये क्वेश्चन दिए थे कि जनाब बताएं जी, फॉर एग्जांपल एक बच्चा था ना, उसने डेस्क के ऊपर जना एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने कहा था इस जनाब इस पिक्चर को देख के आप बताएं जी, कुछ आंसर क्वेश्चन किए थे कि बताएं जी इसमें व्हाट हैपनिंग, इसमें क्या हो रहा है, और हु आर पर्सन और पर्सन, इस डेस्क के ऊपर कौन बैठा हुआ है। ठीक है जी, व्हाट इवेंट हैज हैपेंड इन द पास्ट, इससे पहले ये जो बच्चा इसके ऊपर बैठा हुआ है इस तरह से अफसुर्दा या खुश होके, इससे पहले इसने क्या किया, इस तस्वीर के सामने हिसाब लगा के इसके आंसर करने हैं। तो यहां से उसने जनाब अंदाजा लगाया था कि किस बंदे के अंदर कितना टैलेंट है, कितना वो अचीव कर सकता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास है जी, ये उसकी अचीवमेंट थ्योरी थी। इंक्लूडिंग अचीवमेंट मोटिवेशन क्या था जी, नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक होम, स्कूल एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। क्या मतलब जी, जो किसी बंदे को अचीवमेंट के लिए जो मोटिवेशन मिलती है, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, उसकी अचीवमेंट उसने कामयाब हासिल करने के लिए उसकी जो मोटिवेशन होती है, वो उसमें होम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अर्ली लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। उसका जो घर है, उसकी जो कल्चर है, जो उसकी सोसाइटी है, वो सारे के सारे इसमें क्या करते हैं जी, इंपॉर्टेंट रोल इसमें जो प्ले करते हैं। ठीक है, ये सारे जो ना मैंने इनको 1 by 1 लिखा हुआ है, सिर्फ आपने ये पढ़ने की आदत करिए, बाकी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन के हवाले से वही आपके पेपर में आएंगे MCQs में। बाकी सारी चीजें जो ना ये आपने सिर्फ इंटरव्यू के हवाले से ही पढ़नी होती हैं, या अगर आपने किसी प्रिंसिपल की पोस्ट वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो फिर आप उसका अगर कोई आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना तो उसके लिए आप ये चीजें सारी थारोली पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अदरवाइज जो पेपर में आना वो मैंने आपको बता दिया, वो आपके 1 by 1 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 34 मैंने लिखा था, वो भी मैं आपकी आज से यही इसी में आपको क्लियर करने की कोशिश करनी है। अब ये कुछ चीजें हैं जो मोटिवेशन में के अंदर जनाब इंटरफेयर करती हैं, मोटिवेशन के ऊपर जो ना असरअंदाज होती हैं। उसमें कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो मोटिवेशन के ऊपर पॉजिटिव असरअंदाज होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मोटिवेशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट रखती हैं। नंबर 1 हमने पढ़ना जी एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी का मतलब क्या है, और उसका जनाब परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, परफॉर्मेंस के ऊपर उसका क्या असर होता है। ठीक है जी, ये एंजाइटी के वाले से आपने पढ़ना है। एंजाइटी की डेफिनेशन में पूछ सकता है, और एंजाइटी की जो परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना वो पूछ सकता है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से कैसे डिस्टर्ब होती है। उसके बाद हमने पढ़ना जी रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड और पनिशमेंट ये जो ना ये कैसे असरअंदाज होते हैं। फिर हमने पढ़ना जी ये एडवांटेज और रिवार्ड, लिमिटेशन ऑफ रिवार्ड, एडवांटेज ऑफ पनिशमेंट और डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट। ठीक है जी, इनके फायदे नुकसान वगैरह हैं। फिर रोल ऑफ सक्सेस एंड फेलियर एंड मोटिवेशन। ठीक है जी, अगर कोई बंदा कामयाब होता है तो उसको नेक्स्ट काम करने के लिए कैसे मोटिवेशन मिलती है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो फेल होने की वजह से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फेल होने की वजह से कहते हैं जी अब मैं फेल हो गया, नेक्स्ट मैंने पास करके दिखाना, उनको मोटिवेशन आ जाती है, वो ज्यादा पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं डिसाइड उड़ के बैठ जाते हैं, जनाब ये मेरा पेपर फेल हो गया तो मैं तो अब नेक्स्ट फेल ही होता रहूंगा, मैं तो अब पढ़ ही नहीं सकूंगा। इसका क्या ताल्लुक होता है इसके अंदर, ये सारी मैंने डिटेल के साथ लिखा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद ना रोल ऑफ प्रेज एंड ब्लेम। प्रेज एंड ब्लेम कि किसी बच्चे की तारीफ की जाए तो उसके अंदर मोटिवेशन जो है ना वो बढ़ती है, किसी काम करने की जो ख्वाहिश है बढ़ती है कि कम होती है, या उसको ब्लेम करें। ठीक है जी, अगर कुछ उसको ब्लेम करते जाए जनाब तो आपने कुछ किया ही नहीं है, आप तो ये थे, आपने टाइम वेस्ट किया, आपके मार्क्स कम आए हैं, तो उसकी वजह से क्या उसमें कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आता है कि नेगेटिव इंपैक्ट आता है, ये आपने डिटेल से पढ़ना है। फिर आपके पास है रोल ऑफ कॉपरेशन एंड कंपटीशन। कॉपरेशन और कंपटीशन का जनाब आपके मोटिवेशन में क्या ताल्लुक है। अगर आप कंपटीशन के साथ किसी के साथ पढ़ रहे हैं कि आपने कंपटीशन का माहौल अपने क्लासरूम में बनाया हुआ है, बच्चों के साथ आपस बच्चों का कंपटीशन करवाते हैं, एक दूसरे को कंपीट करते हैं, मुकाबला रखते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट होता है मोटिवेशन के ऊपर। और कॉपरेशन जो है, एक दूसरे के साथ जो कॉपरेट करते हैं बच्चे, उनका क्या असर होता है। फिर आपके पास है जी ये क्लियर हो गया जी एस्पिरेशन।
एस्पिरेशन जो है ना, एस्पिरेशन का क्या किरदार होता है आपकी मोटिवेशन में? जब कोई बंदा एस्पायरेंट बन जाता है ना, कि आपने फ्यूचर के बारे में मेहनत करना शुरू हो जाता है, जैसे आप सारे एस्पायरेंट है पीपीएससी के, तो उसका जनाब आपकी मोटिवेशन के ऊपर क्या जनाब इफेक्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो ना एस्पायरेंट्स के वाले ये दो मेजर्स हैं, ये आपने जीडी और एडी ये क्लियर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है ना क्लासरूम के हवाले से आपने कौन कौन सी मोटिवेशन स्ट्रेटेजी अपनानी होती हैं, कि क्लासरूम में आप किस तरह की मोटिवेशन कर सकते हैं, ये अब करनी है इंशाल्लाह। और उसके बाद आपके पास चैप्टर की समरी है सारी, ठीक है। ये 8-10 पॉइंट्स मैंने लिखे थे मोटिवेशन के चैप्टर के वाले से, ठीक है जी। ये आपने पढ़ने हैं। चलते हैं जी, इसको हम बारी बारी पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं एंजाइटी के वाले से। एंजाइटी के वाले से इनकी डेफिनेशन पढ़नी है साथ साथ, और इनके ना इनके फायदे और नुकसान हमने पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास एंजाइटी आ गया जी। एंजाइटी द स्टेट ऑफ बीइंग एंशियस, अनईजी, विद फियर एंड डिजायर रिगार्डिंग समथिंग डाउटफुल। क्या मतलब है? जब आप किसी भी डर से को आप अनईजी हो जाते हैं, आपके दिमाग में डर बैठ जाता है, ठीक है जी, या आपके बना किसी भी डाउटफुल चीज के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं, डाउटफुल चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपके दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जनाब डर और खौफ सा बैठ जाता है, ठीक है जी। उसको हम कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी, ठीक है जी। एंजाइटी आपके पास है जी। अब जी द एंजाइटी इज एक्सपीरियंस इन मेनी एरियाज इन इंडिविजुअल डिफरेंट इन देयर लेवल ऑफ एंजाइटी। लेवल ऑफ जनरल एंजाइटी इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। क्या मतलब है जी? जो एंजाइटी है ना जी, एंजाइटी हर बंदे में मौजूद होती है, हर बंदे में मौजूद होती है। अब इसका लेवल मुख्तलिफ होता है बंदे के ऊपर, उसकी सोसाइटी और उसके जना घर वाले, उसके माहौल और उसके जो मामलात हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हुए किसी बंदे के अंदर एंजाइटी जो है ना वो लोअर लेवल की होती है, और किसी बंदे के अंदर एंजाइटी हायर लेवल की हो जाती है। जो लोअर लेवल की एंजाइटी है वो हर इंसान के अंदर है, लेकिन हर बंदे को डर तो लगता है फेल होने से। आप कोई भी काम करते हैं तो उसका जो फेलियर का डर है ना, आपके दिमाग में डाउट्स तो आते हैं कि पता नहीं ये क्या होगा, पास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एक किस्म का डर सा तो बैठ जाता है। तो ये लोअर लेवल की है। लो लेवल ऑफ एंजाइटी कंसीडर टू बी कोरिलेट ऑफ हाई अचीवमेंट, ठीक है जी। उसके बाद लो लेवल ऑफ एंजाइटी प्रोड्यूस अ स्लाइट टेंशन इन द इंडिविजुअल व्हेन ही इज अबाउट टू अंडरटेक एनी टास्क। जब भी वो कोई टास्क लेना चाह रहा होता है, कोई भी काम शुरू करना चाह रहा होता है, तो उसके दिमाग में वो डाउट क्रिएट करती है, ये आपके पास ये टेंशन थोड़ी सी क्रिएट करती है, वो आपके पास क्या जी, वो लो लेवल की एंजाइटी होती है। And make him serious about the task and ceases after satisfactory level of performance achieved. Thus achievement oriented people exhibit low level of anxiety। क्या मतलब है? जब वो कोई टास्क शुरू करने लगता है तो लो लेवल की एंजाइटी उसके अंदर आती है। तो वो क्या करता है, जो लो लेवल की एंजाइटी होती है वो उसको डिटरमिन्ड करती है, वो उसको डिटरमिन्ड करती है कि अब मैंने मेहनत करनी है, बगैर मेहनत के ये हासिल नहीं होगा। उसको जो ना ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचाती है। इट मींस कि लो लेवल की जो एंजाइटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है जी, वो बंदे को डिटरमिन्ड बनाती है, ठीक है जी। और जैसे वो जनाब वो अचीव कर लेता है फिर वो खत्म हो जाती है, वो उसका जो फियर होता है, वो जो डाउट्स होते हैं उसके दिमाग से खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो हाई एंजाइटी है, हाई एंजाइटी लेवल है डेबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन वंस परफॉर्मेंस। को किसी बंदे की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट करती है हाई एंजाइटी जो है, ठीक है जी। हाई एंजाइटी ट्रिगर्स हाई लेवल ऑफ टेंशन अंडर विच इवन द बेस्ट प्लेयर फंबल्स। क्या मतलब है कि जो आपके पास हाई एंजाइटी जो है ना, ज्यादा प्रेशर जब माइंड पे ले जाते हैं तो अच्छे प्लेयर भी डगमगा जाते हैं, ठीक है जी। वो अच्छा बड़ा काम करता करता जनाब वो क्या करता है जी, वो उससे काम सही नहीं हो पा रहा। He becomes too much emotional and his cognitive faculty start working at low level। क्या मतलब है? वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है बंदा। जब उसके अंदर एंजाइटी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और उसकी जो कोग्निटिव उसकी जो फैकल्टी है ना, जो उसकी जो दिमाग की हालत है, जो उसकी जो जहन है, ठीक है, वो काम करना फिर छोड़ जाता है, ठीक है जी। उसका जो कोग्निटिव लेवल है वो लो हो जाता है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि जो एंजाइटी और कोग्निशन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एंजाइटी बढ़ेगी तो कोग्निशन कम होगी, अगर एंजाइटी कम होगी तो कोग्निशन आपकी जहानत बढ़ेगी। ये क्वेश्चन ट्रिकी वो पूछता है, ठीक है जी। ऑन द कंट्रेरी विद ऑन द पीपल विद ऑन अचीवमेंट मोटिवेशन डू नॉट शो एन एंजाइटी एट ऑल व्हेन दे आर अबाउट टू सेट आउट ऑन अ टास्क, दे आर हाईली इनडिफरेंट।
कि जो जो अच्छे लोग जो ना जो पीपल होते हैं ना, जो अपनी मोटिवेशन के साथ, अचीवमेंट मोटिवेशन के साथ डिटरमिन्ड होते हैं, वो एंजाइटी नहीं शो करते, वो उनके ऊपर अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं लेते, वो क्या करते हैं, बस मेहनत करते हैं। ठीक है जी। तो दस एंजाइटीज टू बी देयर बट इट शुड ऑपरेट एट लोएस्ट लेवल सो एज टू मैक्सिमाइज आवर परफॉर्मेंस। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो आपके पास है लोएस्ट लेवल ऑफ एंजाइटी जो है वो मैक्सिमाइज वंस परफॉर्मेंस, जो किसी की परफॉर्मेंस है उसको लोअर एंजाइटी जो है वो मैक्सिमाइज कर देती है। जैसे जैसे एंजाइटी कम होगी परफॉर्मेंस मैक्सिमम होती जाएगी। उसके बाद आपने बात करनी है रोल ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। अब रिवार्ड और पनिशमेंट आपस में उलट चीजें हैं। रिवार्ड होता है किसी को किसी चीज का इनाम देना, और पनिशमेंट होता है किसी को सजा देना। रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर टू पोटेंट एंड पावरफुल इंसेंटिव्स व्हिच इन्फ्लुएंस द फ्यूचर कंडक्ट और लर्निंग ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। रोल ऑफ ऑनर, प्राइज, बैजेस एंड द लाइक आर वेरियस फॉर्म ऑफ रिवार्ड्स। ठीक है जी। किसी को ऑनर देना, इज्जत देना, किसी को प्राइज देना, किसी को बैच लगा देना, जैसे लगते हैं ना आर्मी या पुलिस वगैरह में, 1 स्टार, फिर 2 स्टार जनरल, फिर 3 स्टार जनरल, फिर 4 स्टार जनरल, उनको बैच लगाए जाते हैं। ये सारे रिवार्ड्स की टाइप्स होती हैं जी। रिवार्ड्स हेल्प्स टू स्टैंप इन द डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज। जो आपके पास डिजायर्ड रिस्पॉन्स है ना, उसमें से स्टैंप इन करता है ये जो आपके पास रिवार्ड्स हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी बंदे से, जो आपकी डिजायर होती है जो कि वो ये रिस्पॉन्स करे बंदा, उसके अंदर वो स्टैंप इन उसको करता है, मीन उसको खींच के उधर उस रिस्पॉन्स के ऊपर लेके आता है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो बंदा है जिसने जनाब 80 नंबर लिए हैं आपके बच्चे ने, वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स करे 19 नंबर की मेहनत करे, तो उसको अगर आप रिवार्ड देंगे तो वो उस बच्चे को आपका जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उससे डिजायर कर रहे हैं, उसके करीब लेके आएगा रिवार्ड। ठीक है, उसको स्टैंप इन करेगा। पनिशमेंट इज सपोज टू स्टैंप आउट। जो पनिशमेंट होती है ये आपके पास है जी, स्टैंप आउट कर देती है बंदे को। ठीक है जी, ये आउट करती है। कनेक्शन एज सजेस्टेड बाय थ्रोनडिक लॉ ऑफ इफेक्ट। हाउएवर पनिशमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन फियर ऑफ पेन एंड फियर ऑफ डिसग्रेस विल नॉट ओनली सच ऑफ दो स्टूडेंट हु कंसीडर दैट गेटिंग रिप्रीमेंडेड इज शेमफुल। ठीक है जी, क्या मतलब है, ये आपके पास है, ये जो आपके पास पनिशमेंट है ना, ये आपके पास है जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट जिसमें फियर शामिल हो जाए ना, दर्द का या डिसग्रेस का शामिल हो जाए, जो बच्चे इस पे अपना शर्मसार महसूस करते हो, जिसमें अगर किसी बच्चे को आप पनिशमेंट करते हैं, उसको डिसग्रेस करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, या उसको जो कुछ सजा देते हैं, तो अगर वो उससे अपनी शर्मिंदगी महसूस करे, तो फिर ये जो पनिशमेंट है ना, ये पॉजिटिव होगी, ये इंसान को उसकी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकती है। लेकिन वो बच्चे जो जनाब द पनिशमेंट विल बी नो कॉन्सिक्वेंसेज ऑन दोज हु कंसीडर दैट वी स्टैंड द पनिशमेंट इज हीरोइक। क्या मतलब है कि जो अपने आप को हीरो कंसीडर कर रहे हो कि मार पड़ गया तो मैं हीरो बन गया हूं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये पनिशमेंट फिर काम नहीं करती है। ठीक है जी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ओपिनियन इज जनरली अगेंस्ट द पनिशमेंट। क्या कहता है जी, जो आपके पास एजुकेशनिस्ट है ना, वो क्या करते हैं जी, पनिशमेंट के अगेंस्ट है। पनिशमेंट कहते हैं जी ये सही नहीं है, पनिशमेंट से बंदे की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती है, रिवार्ड से परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये पनिशमेंट और परफॉर्मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। ये सिर्फ आपने कंसेप्ट देखना, उनमें से एक ही क्वेश्चन बनेगा, बताएं पनिशमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रिवार्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास एडवांटेज और रिवार्ड्स के एडवांटेज लिखे हुए हैं, और रिवार्ड्स की लिमिटेशंस भी लिखी हुई हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि रिवार्ड सिर्फ इनका फायदा होता है, रिवार्ड जो होता है ना, इनका नुकसान भी हो जाता है। रिवार्ड विल नॉट मोटिवेट ऑल बट सम हु आर ऑलमोस्ट इक्वल इन देयर एफिशिएंसी एज रिवार्ड आर एक्सट्रिंसिक दे मे नॉट प्रमोट इंट्रिंसिक इंटरेस्ट इन लर्निंग। क्या मतलब है कि जो रिवार्ड है ना, अगर ज्यादा ही रिवार्ड देते रहेंगे, बच्चे को टॉफियां देंगे, बच्चे को पैसे देंगे, बच्चे को ट्रॉफी देंगे, तो वो ट्रॉफी के लिए मेहनत करेगा। उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना, उसके जो दिल के अंदर से, अपने अंदर से जो जज्बात होते हैं पढ़ने के लिए, वो खत्म हो जाएंगे, पढ़ाई का शौक उसको खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसको टॉफी लेने का शौक बस पड़ जाएगा। ठीक है जी। रिवार्ड अटेम्प्ट द लर्नर टू गेट देम बाय एनी मींस इंक्लूडिंग चीटिंग। ठीक है जी, वो फिर चीटिंग की तरफ भी जाएगा कि मैंने जैसे कैसे करके मैंने अपना रिवार्ड हासिल करना, मैंने ट्रॉफी हासिल करनी है, फिर वो चीटिंग नकल वगैरह भी मारने की कोशिश करेगा। रिवार्ड क्रिएट्स अनहेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स। अनहेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है बाद औकात कि बच्चे जो है ना एक दूसरे से लड़ भी पड़ते हैं, एक दूसरे को जनाब ब्लेम भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे को फिर खिलाफ साजिशें भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये रिवार्ड इतने ज्यादा जो नहीं करने चाहिए। ठीक है जी।
उसके बाद ना एडवांटेज ऑफ पनिशमेंट के कुछ फायदे भी हैं जी। पनिशमेंट एक्ट्स एज डिटरमिनेंट ऑफ रॉन्ग बिहेवियर। सिंपल पनिशमेंट सर्व एज फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन इन द क्लास। मीन के जो जो आपने पढ़ाई के अलावा क्लासरूम में डिसिप्लिन वगैरह कायम करना है तो फिर पनिशमेंट आपको देना पड़ेगी। पनिशमेंट अगर नहीं देंगे तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है जी। डिसएडवांटेज पनिशमेंट मैंने आपको पहले बता दिया। फिर आपके पास रोल ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इन द मोटिवेशन क्या है जी। सक्सेस इज एन इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर इन द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। Students leads to the development of positive self-concept in the pupils and hence the further success and further increase the motivation. So teacher should give graded assignments such that everyone will have some success initially and continue their efforts। क्या मतलब है जी, अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी सक्सेस जो है ना उसके ऊपर ग्रेड्स अवार्ड करने चाहिए, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड या ए या स्टार वगैरह लगाने चाहिए। तो जो उस बच्चे को अपनी सक्सेस का अंदाजा हो जाए। जब आप होमवर्क चेक कर रहे हैं ना बच्चे का, तो आप वैसे ही जिसने अच्छा लिखा है उसको भी वैसे ही चेक कर देते हैं, जिसने सही नहीं लिखा उसको भी आप वैसे ही कर देते हैं। तो जिसने अच्छा लिखा हुआ है ना वो फिर डीमोटिवेट होगा, वो भी फिर अच्छा नहीं लिखेगा। लेकिन अगर जो अच्छा लिखता है उसके ऊपर आप स्टार बना देते हैं, आप गुड लिख देते हैं या एक्सीलेंट लिख देते हैं, तो वो क्या करेगा, कल से मजीद उसको बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो जो रिवार्ड्स होते हैं ना जी, ये जो सक्सेस होती है और ये जो सक्सेस होती है ना जी, सक्सेस ऐसी नहीं है कि सारी क्लास ही सक्सेस हो रही है, सारी क्लास को गुड देते जाएं, फिर वो सक्सेस का मजा भी खराब हो जाता है। सक्सेस वो होती है कि जो मेहनत करता है सिर्फ वही पास हो, जो मेहनत नहीं करता है वो पास ना हो। फिर वो सक्सेस जो है ना वो कंपैरेटिवली सक्सेस लोग जो बच्चे होते हैं ना वो उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। उसके बाद जो ना प्रेज एंड ब्लेम के वाले से है जी, अगर आप बच्चे की अगर कोई अच्छा काम करते हैं उसकी प्रेज करते हैं, उसकी आप क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो फिर क्या वो उसको प्रेज कहते हैं। व्हेन अ चाइल्ड प्रेज एट हिज सक्सेस ही इज ओवरजॉयड, एज रिजल्ट ही वर्क्स बेटर देन द बिफोर। फॉलोइंग प्रिंट्स मस्ट बी केप्ट इन द फॉलोइंग क्या है जी। If an organism is praised at very big or small success randomly, he will be addicted to listening the words लिखा हुआ वर्ड जाना था, words of praise as on result on new behavior he is created to praise। क्या मतलब है, जब आप हर बच्चे की छोटी और बड़ी उसकी जो सक्सेस के ऊपर उसके आप क्या करेंगे, उसको आप प्रेज करेंगे तो वो एडिक्टेड हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा अपनी तारीफ सुनने के लिए। वीकर चिल्ड्रन शुड बी प्रेज्ड इवन एट देयर स्मॉल बिट्स ऑफ सक्सेस। जो कमजोर बच्चे हैं अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रेज करना चाहिए, ताकि उनको भी थोड़ी सी प्रेज की आदत हो, आस्ता आस्ता फिर वो अच्छी सक्सेस की तरफ गामजन हो जाते हैं। Praise technique should be applied according to changing ratio schedule. That is, sometimes it should be used and sometimes not. And the subject must not know at what time is to be given। क्या मतलब है कि हर वक्त तारीफें नहीं करते रहना चाहिए। अगर हर वक्त तारीफें करते रहेंगे तो बच्चा फिर उसका आदी हो जाएगा और उसको तारीफ सुनना जो है ना या गुड वेरी गुड आपका जो है वो उसकी वर्थ नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो कब आपने इसकी प्रेज करनी है, कब आपने प्रेज नहीं करनी, वो भी टीचर को पता होना चाहिए, ठीक है जी। As far as blame is concerned, students are directly blamed for their failure and they are made ashamed. But excess use of blame as a technique of motivation may frustrate the child. Following point must be kept in the mind। क्या मतलब है जी, जो आपके पास ब्लेम है किसी बच्चे को उसकी फेलियर का मुकम्मल जिम्मेदार ठहराना उसको जो ना शर्मिंदा तो करेगा, लेकिन जब आप उसको एक्सेस ब्लेम करेंगे ना, हर वक्त उसको टांट करते रहेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, वो जनाब उसका हैबिचुअल हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बच्चा और वो भाग जाएगा, ठीक है जी। पॉजिटिव एफर्ट्स ऑन चाइल्ड मस्ट बी प्रेज फर्स्ट बिफोर ब्लेमिंग हिम और हिज फेलियर। क्या मतलब है, जब बच्चा को फेल होता है, जब उसको अपने ब्लेम करना है तो पहले उसको आप तारीफ भी करनी है कि ये काम आपने अच्छे किए हैं लेकिन यहां पे आके आपने गलत किया है, ठीक है जी। स्टूडेंट शुड नॉट बी सोलली मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर, अदर रिलेटेड फैक्टर्स एंड कंडीशन मस्ट आल्सो बी इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स यूजिंग फेलियर इन लाइफ। क्या मतलब है, जब कोई बच्चा खुदा ना खासा फेल होता है तो उसको आपने डायरेक्ट ये नहीं कहना सारा गुनाह तेरा, ये सारे का सारा कसूर ही आप, कैसा नहीं कहना, ये कहना है कि आपने भी कुछ मेहनत नहीं की और साथ आपका ये भी मसला था, या आपकी जो लाइट भी यहाँ पे तंग कर रही है, इंटरनेट भी अच्छा नहीं था, और सनाबजात आपका जो ना स्कूल भी काफी दूर था, ये मसाइल भी हो गया, आपकी सेहत भी खराब थी, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप मेहनत करते तो आप कामयाब हो सकते थे। यानी कि एकदम उसको बिल्कुल ही आपने ब्लंट नहीं कर देना,
ठीक है जी। लैंग्वेज ऑफ द ब्लेम शुड नॉट बी सेटिंग फॉर स्टूडेंट इन द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी रिकॉग्नाइज, मीन के किसी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, जो उसके इज्जत नफ्स है, वो मजरूर नहीं होनी चाहिए ब्लेम करते हुए। ठीक है, ब्लेम करें बच्चे को कि ये आपका कसूर है, आपने ये ठीक नहीं किया, लेकिन उसको कोई लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं, कुछ जन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। रोल ऑफ कॉपरेशन एंड कंपटीशन, ये तो आपको बता दिया। बोथ कॉपरेशन एंड कंपटीशन आर प्रेजेंट इन ग्रुप लर्निंग सिचुएशन एज अ क्लासरूम, नाइदर ऑफ देम इज इनिशिएट। ठीक है जी, क्या कहता है मतलब है जी, ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास कॉपरेशन और कंपटीशन है, ये हर क्लासरूम में मौजूद होना चाहिए। दे आर बोथ results of social influence and pressure from the social environment. Competition promotes greater individual achievements, 100-meter race, the tennis signals, etc. motive the, अब इसमें क्या जी, in any competition there are few winner and more loser, and hence most participant may just withdraw in self defense। क्या मतलब है कि जो कंपटीशन होता है उसमें ज्यादातर लूजर होते हैं और कुछ लोग, थोड़े लोग जो वो विनर होते हैं जी। उसके बाद आपके पास ना, फीरियस कंपटीशन लीड्स टू स्ट्रेंज इन विच नॉन कैन गिव वंस बेस्ट। ठीक है जी। उसके बाद इंटेंस कंपटीशन ब्रीड्स टू सच एंटी सोशल एटीट्यूड लाइक विनिंग एट एनी कॉस्ट, ऑब्सेशन विद सरप्राइजिंग अदर पीपल, गॉडिंग ओवर और अदर फेलियर। क्या मतलब है, जब आप इतने ज्यादा कंपटीशन हर वक्त कर देते हैं, इंटेंस कंपटीशन, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, वो सोशल एटीट्यूड्स को जनाब वो एंटी सोशलाइज हो जाते हैं, वो चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को एक दूसरे को जनाब वो हकारत की नजर से या उनको उनसे जीतने के लिए वो जना गलत तरीके भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास होगा जी कंपटीशन और कॉपरेशन के वाले से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी level of aspiration. Frank defined level aspiration as the level of future performance in the familiar task in which individual knowing his level of past performance in the task explicitly undertakes to reach। क्या मतलब है, जो एस्पायरेंट होता है, जो एस्पिरेशन होती है, वो क्या कहता है, अपने फ्यूचर टास्क को मद्देनजर रखते हुए, नेक्स्ट अपने पास्ट को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर पे मेहनत करता है, उसको हम कहते हैं जी एस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके पास है जी टू पॉपुलर मेजर्स इन द यूजिंग एस्पिरेशन। एस्पिरेशन में दो मेजर्स होते हैं जी, गोल डिस्पेरेंसी, जीडी को कहते हैं, प्रेजेंट एस्पिरेशन और प्रीवियस अटेनमेंट, मीन के अभी इस वक्त आपकी क्या हालत है, आपने एस्पिरेशन कितनी आपके अंदर वो ना जुस्तजू है, और जो पास आपने कितनी की थी। ठीक है जी। अगर पहले आप 5 घंटे पढ़ते थे तो अब आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है जी। अटेनमेंट डिस्पेरेंसी, प्रेजेंट अटेनमेंट एंड प्रीवियस एस्पिरेशन फॉर नॉर्मल पर्सन, जीटी विल बी पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, एंड एडी विल बी स्लाइटली नेगेटिव। क्या मतलब है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि गोल डिस्पेरेंसी क्या जी, आपके पास गोल डिस्पेरेंसी मीन के अब आप कितना पढ़ रहे हैं और पहले आप कितना पढ़ते थे, इन दोनों को माइनस करें तो आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। मीन्स कि पहले अगर आप 5 घंटे पढ़ते थे, अब आपके पास 6 घंटे पढ़ते होना चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए। और जो आपके पास अटेनमेंट डिस्पेरेंसी क्या जी, जी प्रेजेंट अटेनमेंट कितनी है यार आपकी, और प्रीवियस एस्पिरेशन कितनी थी। ठीक है जी। आपकी प्रीवियस जो ना एस्पिरेशन कितनी, फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे आप पहले पढ़ते थे और अब आप कितना कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जो अटेनमेंट कम होनी चाहिए पहले से। ठीक है जी। तो ये इसका जो स्लाइटली नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है। तो ये ऐसा ना हो कि आप अटेनमेंट आप ज्यादा कर जाए। ठीक है। तो ये आपके पास है, ये मोटिवेशन स्ट्रेटजी थे क्लासरूम में। ठीक है जी। तो आपने रिवार्ड्स आप दे सकते हैं। ठीक है जी। ईगो इन्वॉल्वमेंट आप कर सकते हैं, प्रॉपर इंसेंटिव्स दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपके पास मोटिवेशन की टेक्निक्स हैं क्लासरूम के वाले से, ये बिल्कुल इजी, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है मोटिवेशन का कवर हुआ। कल इंशाल्लाह ताला हम लर्निंग को स्टार्ट करेंगे। लर्निंग वाला टॉपिक मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन में मुकम्मल कर लूं। 35 से 42 तक ये लेक्चर आपके लर्निंग के चलने हैं। ठीक है। इसमें 1-2 थ्योरी भी आएगी। 35 से 42 तक ये मैंने आपको जो नोट्स है ना, ये मैंने सारे आपको सेंड कर दिए हुए हैं जी। ये लर्निंग के हवाले से जनाब ये मैंने लिख दिया था, एजुकेशन साइकोलॉजी जनाब एंड होगी यहाँ पे। तो लर्निंग का 42 लेक्चर में फॉर गेटिंग तक। ठीक है जी। जो 42 लेक्चर आपके होते हैं तो यूँ आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कोई न्यू टॉपिक आपका पेडागोजी का स्टार्ट करेंगे, और साथ अब इंग्लिश को अब दोबारा करेंगे। इंग्लिश को किए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, तो इंग्लिश का 20 नंबर का आपका पेपर है, तो इंग्लिश को हमने बार बार करना है, तो इंग्लिश को फिर हम एक दफा दोबारा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।